बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं गुफ्तगू विद नियाज़ खोखर। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार बबर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे MQM की तहरीक के हवाले से। ज़ुल्फ़िकार बबर साहब, MQM पाकिस्तान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान किया है। क्या ज़रूरत पड़ी इस तहरीक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ साहब, तहरीक जो ऐलान किया है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से किया गया है और ये कहा जा रहा है PSP ग्रुप का ये ऐलान है, जिससे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि चेयरमैन हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, वो और उनका ग्रुप इस वक्त तक बिल्कुल लाताल्लुक़ है। जब से MQM पाकिस्तान को मर्ज किया गया, मुख्तलिफ धड़ों को मिलाया गया अल्ताफ़ हुसैन के बाद से, तो उस वक्त से ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि हर ग्रुप जो है अपने तौर पर जलसे रखता है या यूं कह लें कि जलसियां रखता है छोटे छोटे, और उसमें उन्हीं के कारकुनान शरीक होते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। मरकज़ी सतह पर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आप इसको MQM का कम और PSP का ज़्यादा कह सकते हैं। नहीं तो PSP का तो फिर ये तहरीक कैसे कामयाब होगी? तो कामयाब अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी इसमें शामिल नहीं है और ये मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का ये ऐलान है सिर्फ, तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? खुद इससे तो MQM को नुकसान ही होगा, सियासी नुकसान होगा। आपके ख्याल में क्या अभी नुकसान की और गुंजाइश MQM को है? मजीद MQM को तो जो नुकसान होना था शायद हो गया नुकसान। अब तो या फ़ायदा जो होना था वो तो लोगों को हो गया, जो चीज़ होनी थी मेरा ख्याल है हो चुका है। अब इस वक्त MQM की क्या हैसियत है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि माजी में जब साबिक गवर्नर थे कामरान खान टेसूरी साहब, उन्होंने सरजानी में जलसा रखा तो उन्होंने खुद किया था। फ़ारूक सत्तार साहब ऐसे हैं कि हर किसी के साथ उछलते कूदते हुए आ जाते हैं, अच्छे इंसान हैं, प्यार करने वाले, हर किसी के पास उछल उछल के आ जाते हैं। तो वो गवर्नर साहब के पास भी चले जाते थे, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के भी पास चले जाते, अदरवाइज़ बाकी कोई भी नहीं जाता किसी के पास भी। और फ़ारूक सत्तार साहब इसलिए जाते हैं कि उनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, ना उनके पास वसाइल हैं, ना उनके पास दिल है इतना, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी दिलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा कारकुनान चाहिए होते हैं, वो चीज़ें उनके पास नहीं है। तो फ़ारूक सत्तार का कुछ नहीं कहा जा सकता, अदरवाइज़ बाकी जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से कोई ऐसा जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ये देखें ना कि शाह फैसल कॉलोनी में प्रोटेस्ट रखा गया, जो जलसा रखा गया छोटा सा, वो शाह फैसल कॉलोनी में। ये वही MQM पाकिस्तान है जो माजी में ये कहा करती थी कि हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात हैं, हम सिंध की दूसरी बड़ी जमात हैं, कराची की हम नुमाइंदा जमात है, ना सिर्फ तो अब भी है। कहते तो अब भी हैं, ठीक है ना। अगर कहते हैं, हम तो इस बहस में नहीं जा रहे कि हैं या नहीं हैं, देखें हैं या नहीं है वो एक अलग मौजू है। बल्कि सिर्फ कराची की नुमाइंदा जमात नहीं, सिंध के अर्बन एरियाज़ की नुमाइंदा जमात, पूरे सिंध के। तो उसके जब पहले एहतजाज होते थे, जलसे होते थे, तो आपको भी याद होगा नियाज़ साहब, आपने भी कवर किया, हमने भी, कि या तो क्या वो मज़ार कायद पर होता था कि जो बाग जिना है उससे मुतसिल ग्राउंड, वहाँ पर निश्तर पार्क में होता था, तिब्बत सेंटर पे होता था, बड़े बड़े जलसे होते थे, बहुत लोग होते थे। अभी छोटी छोटी जलसियाँ करके जो कह रहे हैं कि जिसको पता नहीं है उसको भी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे में कितने इख्तलाफात हैं और हमारे साथ कितने लोग हैं। अच्छा, ये जब आप कह रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की ग्रुप का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, खामोश है, वाकई भी उसका कोई बयान नहीं आया। इस जो अनीस कायम खानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तहरीक का ऐलान किया, तो उसके बाद खालिद मकबूल के तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। जब इनके अंदर ये इख्तलाफात हैं, ये खुद टूट फूट का शिकार हैं, तो आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक, वो भी तहरीक, एक होता है यार जलसा कर देते हैं, एक एहतजाजी रैली निकाल देते हैं, तहरीक का मतलब है मुसलसल वो जो है चलेगी। तो ये सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि
सिंध गवर्नमेंट ने अपनी जड़ें, कुछ भी उसकी कारकर्दगी हो हम हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन उसने अपनी जड़ें गुज़श्ता सालों में मजबूत की हैं, ना सिर्फ जो उनके जो रवायती हलके थे वहाँ पर उन एरियाज़ में, बल्कि जो एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी ने गढ़ समझे जाते थे कराची के अंदर तो अपनी जड़ें मजबूत की कराची के अंदर भी बिल्कुल अपनी जड़ें एब्सोल्युटली उन्होंने मजबूत की हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो माजी में एमक्यूएम में थे या सुन्नी तहरीक में थे या जमात इस्लामी में होते थे, या वो ऐसे लोग थे कि जो कभी पीटीआई, कभी नून लीग और कभी कहाँ घूमने वाले, वो लोग शामिल हुए हैं। तो एक बहुत बड़े लोगों का क्राउड वो इकट्ठा कर चुकी है कारकुनान की सतह पर। अब वो कितने लॉयल हैं कितने नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी काफ़ी मजबूत नज़र आती है, उसको इतना आसान नहीं है हिलाना। जो मौजूदा एमक्यूएम की पोजीशन है, जो माजी वाली अल्ताफ़ हुसैन जब लीड करते थे उस वाली एमक्यूएम की और बात थी। अभी बेसिकली ये चीज़ें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन का हुक्म है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अब उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल, ज़ाहिर सी बात है आमने सामने दोनों की ख्वाहिश है कि वो अगले चेयरमैन बने। तो ये स्टे आर्डर पे बेसिकली अभी और इख्तलाफात भी उसी बात पर हैं ज़्यादातर। इख्तलाफात तो शुरू से थे, मर्ज होने से पहले भी थे, मर्ज होते वक्त भी थे और उसके बाद भी थे। इख्तलाफात तो कभी ख़त्म शायद हो ही नहीं तो देखे ना, कभी कम हुए कभी ज़्यादा हुए। मुस्तफ़ा कमाल खुद चेयरमैन बनना चाह रहे हैं सर, वो पहले दिन से बनना चाह रहे थे। वो ये कहते हैं, उनका ये क्लेम है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, कि उनको ये कहा गया था कि आप एमक्यूएम में शामिल हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कैंसर है या दीगर कोई मर्ज़ लाहक हैं, वो बीमार हैं, वो रिटायर हो जाएंगे और फिर आपने संभालना है। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब दूसरे मिजाज के आदमी हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तेज़ नहीं बोलते हैं और बड़े धीमे मिजाज से काम करते हैं, लेकिन ये कि वो आस्ते आस्ते अपनी जड़ें मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको आपने उनके बड़े बयानात नहीं देखे होंगे, उनका लहजा बड़ा नरम और सॉफ्ट देखा होगा, लेकिन वो तकरीबन एमक्यूएम पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल साहब से ज़्यादा होल्ड कर चुके हैं और वो यही चाह रहे हैं कि इस वक्त तंजीम साजी की जाए और ओहदे जो रहे हुए हैं या कुछ ओहदे जो डिस्ट्रीब्यूट है उनको रोटेशन की बुनियाद पर चेंज किया जाए, जिसमें पीएसपी से काफ़ी ओहदे वापस लिए जाएंगे। यानी कि जो यूनिट सतह पर, सेक्टर सतह पर या इनके जो पार्लिमानी बोर्ड हैं, जो कुछ इन्होंने सस्पेंड कर दिए थे, कुछ गैर फाल थे, कुछ फाल हैं, उन सब में रद्दोबदल किया जाएगा और उसमें जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी टीम के जो ग्रुप के लोग हैं उनको जो है खातिर का चांस नहीं मिल रहा। अब इन्होंने उसकी तैयारी शायद वो नहीं कर पा रहे या उसको उस तरह से नहीं हैंडल कर पा रहे, तो इन्होंने ये तहरीक वाली बात की है। तो लोगों में ये इम्प्रेशन जाए, आम कारकुनान में ये इम्प्रेशन जाए कि ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कराची के हुकूक़ के लिए एक तहरीक शुरू कर रहे थे, तो इनको पीछे कर दिया गया या इनको दीवार से लगा दिया गया या इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बेसिकली ये इनके गोल्स हैं। ना तो इनको भी पता ये पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं इस वक्त जो पोजीशन है, और ना ये पहुंचाना चाहते हैं। एक तो वो दौर था जब एक कॉल आती थी या एक आवाज़ आता था तो पूरी जो उर्दू आबादी है वो इकट्ठी हो जाती थी। हमने बड़े बड़े जलसे भी देखे, आपने खुद वो कवर किए हैं। वो ज़माना तो नहीं है अब। यानी जो आवाम की शिरकत है उर्दू बोलने वालों की, वो तो अभी किसी तहरीक में मेरा नहीं ख्याल कि वो शामिल हो सकती है। ये कारकुनान है एमक्यूएम, जिसे एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद कहते हैं, उसमें भी जब ये धड़ाबंदी है तो आवाम की शिरकत तो नामुमकिन है। लेकिन जब ये दोनों ग्रुप हैं अंदर, इनके इख्तलाफात इतने शदीद हैं तो कारकुनान भी बटे हुए हैं। तो तहरीक के लिए तो आवाम चाहिए, एक क्राउड चाहिए। हाँ, तो सर ये तहरीक तो माजी में जब एमक्यूएम बनी थी, जब तहरीक भी चली थी, जब कारकुनान भी थे, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी थी तहरीक के लिए, उसको बहुत सारे लोग अलग अलग जाविये से देखते हैं। किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, वो एक अलग टॉपिक है बहस का। देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक शख्सियत तो बहरहाल थी या है, कहीं ना कहीं वो एक अपने आप में शख्सियत हैं। आप उनको अच्छा कहें या बुरा कहें, उस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन लोगों को वो इंगेज करने में कामयाब रहे थे। इस वक्त तक वो कामयाब रहे हैं। उनका चाहे फ़लसफ़ा हो, चाहे अंदाज़ हो, चाहे उनका मैनिफेस्टो, सियासी नारे हों, जो भी चीज़ें हों, उनके बाद कोई ऐसी शख्सियत नहीं नज़र आती। थोड़ा बहुत आफाक अहमद में था, लेकिन वो भी बिल्कुल मामूली सा। मौजूदा जो एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत है उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसका मुँह देखकर आम कारकुन एमक्यूएम की तहरीक के लिए कोई कुर्बानी दे, कोई टाइम निकाले, कोई उसको उम्मीदें हों।
क्योंकि हर शख्स ये समझता है कि ये बनाई गई है, इनको मिलाया गया है, इनको बिठाया गया है। या खुद कारकुनान भी ऐसा बातें करते हैं, हमारे से मुलाकात होती है, वो खुद भी ये कहते हैं कि मजबूरी है। और वो जो थोड़े बहुत हैं वो इस उम्मीद में कि शायद हमारे कोई ज़ाती काम निकल जाएं, या कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, वाटर बोर्ड में हैं, केएमसी में हैं, तो वो लोग हैं पीएसपी में के ग्रुप के साथ या बाकी ग्रुप के साथ कि हमारी नौकरियां किसी तरह बरकरार रह जाएं, जॉब्स रह जाएं। ज़ाती मफादात हैं। अब वो तहरीक वाले वो चीज़ें जो वो नज़रियाती कारकुनान थे वो या तो मायूस होकर घर बैठ चुके हैं। कुछ उसमें से मेरी एक से बात हुई है कि हमारे बड़े दोस्त थे, बड़े अहम ओहदे पे माजी में एमक्यूएम में रहे थे, तो वो सरकारी ऑफिसर भी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में। तो वो माजी में बड़ा खिलाफ होते थे पीपल्स पार्टी के, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही जो है 90 पर बहुत अहम जिम्मेदारियां संभालते थे। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि आप यहाँ पर, तो उन्होंने जी भुट्टो का नारा लगाया हंसते हुए। उनको भी अंदाज़ा था। तो मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो कहा कि देखें पार्टी में अब अल्ताफ़ भाई तो है नहीं, और अगर सीनियरिटी की बात है तो मैं जो है मौजूदा क़यादत से ज़्यादा सीनियर हूँ, तो लिहाजा या तो मुझे उन्होंने देना चाहिए था सरबराही। अब ये कशमकश चल रहा है, और अगर वो मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं उनको कुछ क्यों समझूं? मुझे अपने बच्चे का पेट पालना है। यहाँ पर जो है केएमसी के वो मुलाजिम है, तो केएमसी जो है लोकल गवर्नमेंट वो पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, वफाक में भी इनकी अच्छी बातचीत है और वहाँ पर भी मामला थे। तो बोला मैं इनके साथ जो है अपना या अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों तारिक करूँ? ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपसे बात की है। ऐसी बेशतर मिसालें मौजूद हैं, बेशतर लोग ऐसे मौजूद हैं। ये सूरत हाल है अब। अच्छा, ये एमक्यूएम पाकिस्तान जब मसाइल की बात करती है और वो भी कराची तक, ठीक है, तो सिंध हुकूमत पर तो तनकीद करती है, वो करनी भी चाहिए, जायज़ तनकीद, और जहाँ मसाइल हों तो वहाँ तनकीद तो बनती है। लेकिन ख़ुद एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, उनके वज़रा हैं, तो वो तो नज़र नहीं आया कभी कोई कराची के लिए पैकेज ले आए हों, बड़े मंसूबे ले आए हों, अच्छी वजारतें हैं उनके पास। तो ये घूम फिर कर ये सिंध हुकूमत पर बात करते हैं, तनकीद करते हैं। और हमने देखा है कि जो बुनियादी मसाइल हैं, बिजली का जब मसला आता है एमक्यूएम खामोश रहती है, पानी का मसला होता है, भाई आप सूबे की बात करो ना। जब मसला सूबे का पानी का होगा, जब सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो कराची भी मुतासर होगा ना। सिंध का बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पानी की बड़ी ज़रूरत है, टेल वाला ज़्यादा मुतासर, टेल वाला है, तो कराची भी मुतासर होगी। लॉ एंड ऑर्डर पर एमक्यूएम खामोश रहती है, बिजली की लोड शेडिंग है, सिंध सूबे भर में है, लेकिन ये कभी इन पे बात नहीं करती है। और ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, महाजर कौमी मूवमेंट नहीं है। देखें ये चीज़ आप अगर देखें तो फिर वही बात आएगी, जब माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब एमक्यूएम को लीड करते थे तो वो कभी कभी ये बातें करते थे कि सूबे वाली है, वो कभी कोई की होंगी बातें, लेकिन बहुत कम। जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी थी, आप उस टाइम को आप निकाल के देखें कि कालाबाग डैम की वो मुखालफत करते थे खुल के। एनएफसी अवार्ड में जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सिंध का मुकदमा बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, और उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि नीचे डिस्ट्रीब्यूट में हम बाद में लड़ेंगे मिलकर, सिटीज़ या डिवीज़न की में बुनियादों पर हम झगड़ा करेंगे आपस में, सिंध के अंदर के हैदराबाद को इतना मिले और कराची को इतना मिले। लेकिन सबसे पहले उनकी ये पॉलिसी और ये कोशिश रही थी कि सिंध को ज़्यादा शेयर मिले, चाहे वो सरदार अहमद थे या उसके बाद एम ए जलील थे फाइनेंस के एडवाइज़र। तो उनकी हमेशा कोशिश रही थी कि एनएफसी में ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन मौजूदा एमक्यूएम को हमेशा ये दुखता है कि सिंध को ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी की करप्शन नाअहली में अपनी जगह पर मौजूद है, उस पर हम भी तनकीद करते हैं और होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। या सिंध का पानी कम होता है, सिंध का हिस्सा काटा जाता है, बल्कि अभी जो मौजूदा जिस तरह बजट में से सिंध का
तरक्याती बजट रोककर वफाक को दिया गया। इस पर अगर माजी वाली MQM होती तो इस पर वो ज़रूर बात करते। वो हमेशा, आपको याद होगा कि उस ज़माने में कि ये खामोश है। KLRT की लोड शेडिंग पर बड़े बड़े मुजाहरे होते थे, पानी की कमी पर बातचीत होती थी, महंगाई पर होती थी, लाइन ऑर्डर पर होती थी, तालिबानाइजेशन पर बात होती थी। मतलब जो इश्यूज़ थे उन पर बात होती थी, इश्यूज़ हल होते थे या नहीं होते थे। आज इन सारे इश्यूज़ पर बात नहीं होती। आज बात होती है या तो आईनी तरमीम पर या नए सूबे पे, ये जो चीज़ मुमकिन नहीं है, जो चीज़ गैर ज़रूरी, जो गैर ज़रूरी है, जिसमें कराची को सुबह वफाक के हवाले करो, मतलब ये चीज़ें नामुमकिनात में से है ना। ये तरमीम ये चीज़ें देखें नामुमकिनात में से, इसमें से पूरे पाकिस्तान के लोगों को हाई लेवल पर एंगेज करें, उनको राज़ी करें, जो कि पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन आप अमन व अमान के लिए आपको किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दबाव डालना है एक्चुअली। तो अमन व अमान कराची में या सिंध के दीगर शहरों में भी कायम हो सकता है, चाहे वो हैदराबाद हो, सक्खर हो, मीर पुखास हो, दादू हो, कहीं भी। इसी तरह कचरा उठाने का है, सफाई सुथराई का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूटे फूटे रोड हैं, इनके लिए आपको ना तो किसी कानून साजी की ज़रूरत है, ना इन्हीं तरमीम की ज़रूरत है और ना लसानियत की ज़रूरत है। इस पर आप इजीली दबाव डालकर काम करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जिस तरह गैस सिंध को नहीं मिलती। देखें, सिंध कश्मीर से लेकर कराची तक सारा सिंध है। कराची में भी गैस नहीं आती और उस जगह भी गैस नहीं आती जहाँ से गैस निकल रही है। कादिरपुर में भी नहीं आती, बदीन में भी नहीं आती, ठट्टा में भी नहीं आती गैस, थरपारकर में भी बिजली नहीं आती। ठीक है, तो इस पर बात होनी चाहिए कि सबसे पहले सिंध में, चाहे वो कराची से लेकर कोई सा भी शहर हो, हैदराबाद हो, मीर पुखास हो, सक्खर हो, लाड़काना हो, वहाँ लोड शेडिंग फ्री हो मुकम्मल सिंध। फिर गैस के हवाले से भी लोड मैनेजमेंट में 24 घंटे गैस की फरामानी होनी चाहिए, या तो बिल माफ़ कर दिए जाएँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि सिंध से सारी गैस निकल रही है, या फिर बहुत ही कम उस पर पैसे रखे जाएं। इस पर बात होनी चाहिए और हो सकती है। इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं होती बात। पुलिसिंग का निज़ाम है, अमन व अमान है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। इनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है, सस्ते कर्ज़े नहीं है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने देखा कि बेज़ाब्तगियाँ किस हद तक हैं। वज़ीर आज़म के जो सरकारी लोन वाली, हाउसिंग लोन वाली स्कीम है, वो खातिर खा आवाम तक नहीं उसका फ़ायदा पहुंचता। ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप दबाव डाल भी सकते हैं और चीज़ें काम आ भी सकते हैं। किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्राइम मिनिस्टर की बाइक वाली स्कीम थी, लैपटॉप वाली स्कीम थी, उन पर करना चाहिए। हमने देखा है कि वो तो नाकाम है। उस पर MQM को भी और पीपल्स पार्टी को भी उस पर काम करना चाहिए। इसमें ना तो आपसे कोई कौमियत का शख्स नाराज़ होगा, ना आपने बहुत बड़ी आइन में तरमीम करनी है, ना आपको सियासी जद्दोजहद की ज़रूरत है, ना आपने अदालतों में जाना है, ना आपने कोई बहुत ज़्यादा तहरीकें चलानी है, ना मुल्क के ख़िलाफ़ आप कोई काम कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें कि आइन में, कानून के दायरे में अंदर रहते हुए आप लोगों की एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इस पे अगर तवज्जो देंगे, इस पे आवाज़ उठाएंगे, तो ये सिंध भर के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो कहते हैं कि भाई आप जो है एक कोने में बैठकर एक बात कर रहे हैं, आप सुबह भर की बात करें ना, तो आपको सियासी फ़ायदा होगा। तो ये तो कभी इन लोगों ने नहीं सोचा और घूम फिर के ये आ जाते हैं। अब मैं आपको दिलचस्प चीज़ों पे बात बताऊं कि जो लोग पानी पर जैसे कैनाल निकाले जा रहे थे दरिया सिंध से, जो 6 कैनाल निकाले जा रहे थे, क्या किरदार था आपने देखा था उसमें? तो उसमें लोग ये समझ रहे थे यहाँ पर लोग के शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, पंजाब पर हम क्यों बात करते हैं, तनकीद करते हैं, इसलिए कि पंजाब अपर हैंड है। कैनाल वाले इशू पे MQM खामोश थी ना, तो उनको बात करनी चाहिए थी एक्चुअली। तो जो पंजाब है वो अपर हैंड था, अपर हैंड है। वहाँ से पानी कुछ तो ज़मीन में, वैसे लाइन लॉसेस का जो ज़ाया होता है वो भी ज़मीन में ट्यूबवेल के ज़रिए पंजाब के लोगों को फ़ायदा होता है। फिर चोरी होती है, फिर करप्शन होती है, रिश्वत दे के, दोस्त धमकी से कहीं ना कहीं से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। सिंध का पानी कम हो रहा था। अब इसी तरह अगर सूबे के अंदर हम देखें, ये तो कोई मुल्क की बात, सूबे के अंदर देखें तो कराची, हैदराबाद और मीर पुखास 3 सिंध के बड़े शहर टेल पर हैं, बिल्कुल सिंध के आखिरी उस पर हैं। वैसे तो छोटे शहर ठट्टा, बदीन और कोटड़ी और ये सारे भी टेल पर हैं, लेकिन 3 तो बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर जो हैं वो बिल्कुल टेल पर मौजूद हैं। अब सिंध के अंदर जब पानी दाखिल होता है तो सिंध में भी वही प्रोसेस होता है, लाइन लॉसेज हैं, वहाँ पर भी वही करप्शन है, वहाँ पर भी लोग चोरी करेंगे, पानी कुछ भी करेंगे। तो अपर सिंध को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता पानी की किल्लत से जितना लोअर सिंध को
को हो रहा है, तो उसमें तहरीक जो है लोअर सिंध के लोगों को ज़्यादा चलानी चाहिए, जिसमें ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और ये नवाबशाह तक जो है, आप कह सकते हैं दादू और नवाबशाह तक, यहाँ से फिर मिड सिंध लग जाता है। तो यहाँ तक के जो इसकी साइड है दरिया के, उन लोगों को तो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनको ज़्यादा तहरीक चलानी चाहिए थी। इसी तरह 18वीं तरमीम से जो पैसे आ रहे हैं या NFC अवार्ड से जो पैसे आ रहे हैं सिंध में, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए तहरीक चलानी चाहिए। उसके बाद फिर जो यहाँ करप्शन होती है, कान पकड़ें। ज़रूरी नहीं आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी सूबे में, परसों किसी और की होगी। बात यह है कि हमें कम से कम वफाक से इतने पैसे लेने चाहिए कि हम फिर जो है सूबे के अंदर जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फिर डिवीजन लेवल पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें चाहिए। फिर डिवीजन लेवल पर ले जाता है, सूबे का हिस्सा भी ले जा रहा है। तो ये तो बढ़ना चाहिए। तो फिर होंगे ना, अब अगर पैसे आएंगे ही कम तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे? एक निज़ाम तो कम से कम बेहतर बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये समझ सकते हैं कि MQM का ये तहरीक चलाने वाला जो ऐलान है वो शुरू करने से पहले ही नाकाम हो चुकी है, ये समझा जाए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसका सिंध हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस तहरीक का, इसका PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है, वफाकी हुकूमत इशूज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इशूज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है जो MQM की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्टूबर में, ये सिर्फ उसके लिए है और अपने कारकुनान को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके अलावा इस तहरीक का किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार बबर साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।